गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम शुरू करते हैं 11th क्लास का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। पूरा इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 1 पहला, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे। क्या क्या समझेंगे पहले चैप्टर में, हम क्या क्या चीजें समझेंगे ये हम देखते हैं। हाँ, तो इसमें हम समझेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है। तो ये जो पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये सेशन 20-21 के लिए सीबीएसई ने इसको हटा दिया गया है। ऑनवर्ड्स क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट सेशन 2020-21 में पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर भी कहा जाता है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ये सिलेबस में कवर नहीं है। हालांकि मैं अपने इस लेक्चर में ये पॉइंट कवर करूंगा, आप इसको समझ के रखिए। मैं उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत मैं इसका डिस्कशन कर दूंगा। अब हम थोड़ा सा कुछ बातें हैं, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, रिवाइज कर करके देखिए, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता तो आपको क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से आएगी। और आप वीडियो देखें, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर लें। फील फ्री टू आस्क, मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते आप पढ़ें, खूब पढ़ें। आपको समय मिला है अपने घर में रहने कर पढ़ने का, आप पढ़ें, कोई इशू नहीं है उसमें। जो भी डाउट्स हैं मैसेज कर दें, फोन कर लें, व्हाट्सएप कर दें, टेलीग्राम कर दें, वॉटेवर जो आप चाहते हैं वो कर दें, मेरा नंबर इसमें मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि इकोनॉमिक्स आपके हिसाब से क्या है। द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक इज स्कैरसिटी। पहला लेसन जो है इकोनॉमिक्स का वो क्या है, स्कैरसिटी। हम समझें स्कैरसिटी का मतलब क्या है। पर देयर इज नेवर इनफ ऑफ एनीथिंग टू फुल्ली सेटिस्फाई ऑल दोज हु वांट इट। द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिक्स इज टू डिसरिगार्ड द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। इसका मतलब यह है कि किसी चीज की जरूरत ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। आपको कोई चीज ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, बार बार लग रही है, पर उसकी कमी है। जैसे पेट्रोल है, एक लिमिटेड सोर्स है, फ्यूल। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मनी है, ये भी एक लिमिटेड सोर्स है। हमारी इच्छाएं बहुत हैं, अनंत हैं, इनफाइनाइट इन हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उनकी कमी है, उनकी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट तक ही वो अवेलेबल है हमारे लिए। इसको कहा जाता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब सिंपल सा क्या है, कमी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब डिमांड का मतलब क्या है, मांग ज्यादा है, लोग चाहते ज्यादा है कि मेरे पास ज्यादा हो, लेकिन उसकी जो पूर्ति है, अवेलेबिलिटी है, वो कम है। ठीक। अब इनका कहना है कि पहला लेसन इकोनॉमिक्स का है स्कैरसिटी, और इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन स्कैरसिटी पर ही बेस्ड है। कैसे, आगे समझेंगे। फिलहाल देयर इज नेवर इनफ ऑफ एनीथिंग टू फुल्ली सेटिस्फाई ऑल दोज हु वांट इट। आप जो भी चाहते हैं उसको कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका कहना है। द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसका पहला लेसन ये है कि इकोनॉमिक्स कहता है स्कैरसिटी पहला लेसन है, पर पॉलिटिक्स कहता है कि स्कैरसिटी पहला लेसन नहीं है। इकोनॉमिक्स आर लाइक कंप्यूटर्स, दे नीड टू हैव फैक्ट्स पंच्ड इनटू देम। ये केनेथ बोल्डिंग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि भाई इकोनॉमिस्ट भी एक कंप्यूटर की तरह है और उसको फैक्ट चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी डेवलप करने के लिए।
In all recorded history, there has not been one economist who had to worry about where the next meal would come from. कोई भी इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं है, ऐसा हिस्ट्री कहती है, कि जिसने इस बात की चिंता की हो कि अगला भोजन हमें कहाँ से मिलेगा, खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पीटर ड्रकर ने कहा है कि इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में। You have perhaps already had economics as a subject of your earlier classes at school. हो सकता है आपने 9th-10th में इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। You might have been told this subject in the ordinary business life. इसको normal you might have been told this subject is mainly around हाँ तो बच्चों, you might have been told this subject is mainly around what Alfred Marshall called the study of man in the ordinary business life. सीधा सा है कि अल्फ्रेड मार्शल ने इस या फिर किसी भी कहीं पर भी आपको इकोनॉमिक्स को नॉर्मल बिजनेस लाइफ का सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया गया है। When you buy goods, you may want to satisfy your own personal need or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift. आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो या तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं या फैमिली की या फिर किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं। You are called a consumer. यदि आप किसी चीज को खरीदते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी भी कमोडिटी को खरीदता है उसके कंजम्पशन के लिए, या फिर कंज्यूमर का मतलब ये है कि वो पर्सन जो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, वो यूज में लेता है, उपयोग करता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। और जब गुड्स सेल किया जाता है प्रॉफिट में, तो जो बंदा सेल करता है उसको कहा जाता है शॉपकीपर या फिर सेलर। प्रॉफिट में यदि बेचा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सेलर, विक्रेता। When you produce goods और प्रोवाइड सर्विसेज, जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको कहा जाता है एम्प्लॉई, और जो व्यक्ति उस व्यक्ति से काम ले रहा है, उसको पेमेंट दे रहा है, वो कहलाता है एम्प्लॉयर। Scarcity of resources means limited resources in relation to unlimited wants. Scarcity का मतलब क्या है? किसी रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हमारी wants, हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। It refers to the situation when wants of an individual or an economy exceeds the available resources. Scarcity का सीधा सा मतलब ये है कि जब आपकी इच्छाएं, scarcity of resources means in relation to wants, situation when wants of an individual economy exceeds the resources, मतलब जितने resources हैं उससे ज्यादा की आपकी इच्छा हो गई है तो वो क्या कहलाता है? scarcity कहलाता है। ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज अनलिमिटेड वांट्स, हर इंसान की असीमित इच्छाएं हैं। ही मे वांट बेटर फूड, बेटर क्लोथिंग, हाउसिंग, स्कूलिंग, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। हर व्यक्ति को बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस क्या है इसको फुलफिल करने के लिए? इसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्स है वो मनी है, और ये एक लिमिट तक अवेलेबल है। हम सिंपल आगे देखते हैं, मेन पेज में आते हैं। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं स्कैरसिटी और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी रिफर्स टू द होल कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन एरिया बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग्स। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन यूनिट या वो एरिया जहां पर लोग अपनी लिविंग के लिए काम करते हैं और जीवन यापन करते हैं और मॉनेटरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। ऑल सच इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड पीपल विद द मींस टू वर्क and earn
एज इनकम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। हर वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो लोगों से काम लेता है, उनके उसके बदले में उनको पैसे देता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिवली, मतलब उन सबको मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाती है। सिंपल इकोनॉमी का मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी हो, मॉनेटरी अर्निंग है, उसमें कोई भी पर्सन काम करता है, पैसे कमाता है, उसका जीवन यापन चल रहा है, तो उसको एज ए होल सब कुछ मिला करके क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, दो तरीके की इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया इन्होंने, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो ये कहती है कि व्हाट इज प्रॉब्लम, समस्या क्या है, इशू क्या है, इसके बारे में जब बात होती है तो वो कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है इसकी बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि उसका सॉल्यूशन क्या है या फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसकी बात करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम की बात करता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव बात करता है उसके सॉल्यूशन की, वेज क्या है, रिसोर्सेस क्या हैं, या फिर क्या होना चाहिए। जैसे इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिस्ट वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग चीजें काम करती हैं, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो मैकेनिज्म डिजायरेबल है या नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस तरीके में, उस मेथड में ये कैपेबिलिटी है, ये फंक्शनलिटी है कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके या नहीं। एग्जाम्पल देखें तो रियल ग्रॉस जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश के अंदर टोटल इनकम कितनी है या टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, इसका मेजरमेंट हम बेस ईयर के प्राइस को लेकर के करते हैं, यानी पिछले साल का जो प्राइस होता है प्रिवेलिंग मार्केट में किसी भी कमोडिटी का, उसके बेसिस में हम करंट ईयर का वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। इनका ये कहना है कि आपका प्रोडक्शन कितना है वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव ये कहता है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी जो पब्लिक है वो अनएम्प्लॉयड है, उसका रेट कम होना चाहिए। यानी पहले 100 लोग अनएम्प्लॉयड थे तो अब ये 100 से कम होना चाहिए, अब ये 100 से कम अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन हो सके, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल सके, और वही क्या है? इकोनॉमी का हिस्सा है। देयर इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि भारत देश में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसका सॉल्यूशन देता है कि गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम कर लेना चाहिए। वेस्टर्न रेलवे हैज अर्न्ड 517.41 करोड़ बाय सेलिंग स्क्रैप मटेरियल इन 1819। 18-19 के सेशन में वेस्टर्न रेलवे ने, पश्चिम रेलवे ने 517.41 करोड़ का स्क्रैप यानी भंगार बेचकर, अटाला बेचकर इतना कमाया है। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने ये बता दिया क्या सिचुएशन है और ये क्या कहता है क्या होना चाहिए। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट शुड प्रमोट सोशल सेफ्टी नेट्स टू टेक केयर ऑफ पुअर पॉपुलेशन। गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा दी जा सके गरीब लोगों को। अब इकोनॉमिक्स के दो हिस्से हैं, माइक्रो और मैक्रो। पहले 11th क्लास में इंडियन इकोनॉमी हुआ करता था और स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था। माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स 12th में हुआ करता था, लेकिन पिछले सेशन से इसको चेंज कर दिया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में है, इंडियन इकोनॉमी 12th में है, बाकी मैक्रो 12th में है और स्टैटिस्टिक्स 11th में ही है। तो समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब हम किसी इंडिविजुअल की
इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति की या एक यूनिट का ये स्टडी करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, तो उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली क्या बात करता है बच्चों? इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर देखता है, इंडिविजुअल यूनिट का एनालिसिस करता है। In microeconomics, we study the economic behavior of individual economic agents in the market for different goods and services. For example, demand by a consumer, supply by producer. एक डिमांड कितनी है एक कंज्यूमर की और उसके बिहाफ में सप्लाई कितनी है प्रोड्यूसर की, ये देखने का काम किसका होता है? एक पर्सन का। Microeconomics, for example, in microeconomics, we try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual in these markets. किस तरीके से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है, ये भी हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इंडिविजुअल पर्सन का, मार्केट का बिहेवियर देखते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं या फिर प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखते हैं। उसके बाद हम बाजार में किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस होना चाहिए इंडिविजुअल देखते हैं। इंडिविजुअल की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरे इकोनॉमी का कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं, या फिर डिमांड एंड सप्लाई एग्रीगेट देखते हैं, पूरे देश की देखते हैं एक साथ, तो फिर वो चीज क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, टाइनी, लिटिल, लेकिन मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बृहद। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है, और मैक्रो एज ए होल की बात करता है, पूरी इकोनॉमी की बात करता है। उसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी के: डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट की बात चल रही है, एक ही प्रोडक्ट के प्राइस की, एक ही प्रोडक्ट के प्राइस की बात हो रही है, एक ही कंज्यूमर की बात हो रही है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब आगे समझेंगे, ये एक चैप्टर है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी एक चैप्टर है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस और शुगर, किसका प्रोडक्शन किया जाए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो रही है और इंडिविजुअल लेवल पर ही स्टडी हो रही है। सैलरी ऑफ ए कंप्यूटर इंजीनियर एटसेट्रा। सिंपली एक शब्द में कहा जाए तो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी। इधर बात करें हम माइक्रो में तो टोटल की बात करते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी पूरे देश के अंदर क्या रोजगार है और क्या इनकम है। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, टोटल की बात होगी, है ना, इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेन टूल्स आर डिमांड सप्लाई, लेकिन माइक्रो का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। इंडिविजुअल माइक्रो को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, लेकिन मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। माइक्रो को इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक कमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की के प्राइजेस की बात करता है, और ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम की बात करता है। प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी यानी पूरे कंट्री की बात करता है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। कहते हैं ना बेटा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी घड़ा भरने के लिए बूंद बूंद चाहिए, यानी इंडिविजुअल यूनिट से मिलकर ही, जब इंडिविजुअल यूनिट्स की जो स्टडी है उसको मिला करके एक कर दिया जाए, सबकी इंडिविजुअल लेवल में जो स्टडी की गई है उसको जोड़ करके एक कर दिया जाए, तो वही हो जाता है इकोनॉमी एज ए होल, यानी वही हो जाता है मैक्रो। तो माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड करता है और मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करता है। दोनों पति पत्नी की तरह है, प्रेमी प्रेमिका है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं।
ठीक है। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन दिस। सीधी सी बात है, आपको देश की इनकम निकालना है तो इंडिविजुअल लेवल में एक एक पर्सन की इनकम निकालेंगे और उसका टोटल कर देंगे तो पूरे देश की इनकम आ जाएगी। अब हम बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीनिंग एंड कॉजेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस among alternative uses of resources since resources are scarce in relation to unlimited wants। कहने का मतलब ये है कि हमारी इच्छाएं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, साईं बाबा हैं, लेकिन हमारे पास जो उसको रिसोर्स करने पूरा करने के लिए है वो साईं बाबा अलग है। देखो भैया, मंदिर में जाते हैं, प्रभु की मूर्त तो एक ही है, लेकिन मांगने वाले बहुत जाते हैं, प्रार्थना करने वाले बहुत सारे लोग जाते हैं। धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, यदि किसी को लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेकिंग चॉइस क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम क्या है, और रिसोर्सेस लिमिटेड और वांट अनलिमिटेड कैसे। कितने लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या फिर जो भी है डिमांड रखते हैं, कितने लोग जा करके रखते हैं, लेकिन सुनने वाला एक ही है, वो ऊपर वाला। कितनों की डिमांड पूरी करे, कितनों की जायज है, कितनों की नाजायज है, एक रिसोर्सेस लिमिटेड है। या सिंपली कहें कि पेट्रोल कंजम्पशन बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन एक लिमिट तक ही होता है। क्या हो सकता है, हर चीज, खाना है, फूड है, अनाज है, उसका प्रोडक्शन लिमिटेड है, दूध है, उसका प्रोडक्शन लिमिटेड है, लेकिन कंजम्पशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए गंगा मैया की कृपा बरसाई जाती है दूध में और उसका मिक्सचर बनाया जाता है। चलिए, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि चॉइस की प्रॉब्लम है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और अल्टरनेटिव यूज हैं। अल्टरनेट चॉइस क्या, आप कौन सी कमोडिटी खरीदें, कौन सी चीज आपकी कंज्यूमर को क्या समस्या है कि वो कौन सी चीज खरीदे, क्योंकि उसकी इच्छा बहुत है। भाई कोई घर है, कोई पराठा खाना चाहता है, कोई पूड़ी, कोई रोटी, कोई कचौरी, कोई समोसा, कोई मैगी, कोई नूडल्स, कोई चाउमीन, कोई पास्ता, कोई कटलेट, कुछ भी खाना चाहता है, लेकिन बनाने वाला जो पर्सन है उसके पास ये प्रॉब्लम है कि वो किसकी चॉइस पूरी करे और क्या बनाए वो। उसके बाद अल्टरनेटिव यूजेस, एक ही कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं। एक ही कमोडिटी के बहुत सारे यूज होने का क्या मतलब है कि जैसे दूध है, अब आप दूध का यूज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, दूध का दही बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से चक्का बनता है, मिठाई बनती है, मावा बनता है, घी बनता है। आपके पास ये चॉइस है कि आप दूध का कैसा कंजम्पशन करें, बिकॉज ऑफ कि उसका अल्टरनेटिव यूज भी है। सिंस रिसोर्सेस आर स्कैर्स, लिमिटेड है, और किसकी इच्छा पूरी करें, किसकी इच्छा ना करें, ये एक समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, with limited resource a consumer will have to make a choice between the MP3 player and the trainers। मतलब आपके पास पैसा लिमिट है, आप MP3 गाना सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे या रनिंग करने के लिए जूते खरीदोगे, यानी मनी के अल्टरनेटिव यूज हो गए, आप कुछ भी खरीद सकते हो दोनों में, और आपको चूज करना है। आपको, आपका प्रेफरेंस डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज खरीदते हैं। Similarly, with limited resources, the government will have to make a choice between fighter plane and the hospital or school। भाई सरकार की इनकम फिक्स है, अब वो युद्ध सुरक्षा के हिसाब से युद्धपोत, युद्ध सामग्री खरीदे या फिर स्कूल कॉलेज खरीदे, क्योंकि पैसा फिक्स है लेकिन समस्याएं हर जगह हैं। सिक्योरिटी की भी जरूरत है और सिक्योरिटी के साथ साथ हमें सुरक्षित रहने की भी जरूरत है। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है उसमें दो समस्याएं हैं, तीन समस्याएं हैं। पहली, वांट्स अनलिमिटेड है, आपकी इच्छाएं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए एक ही बंदा है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और यूजेस बहुत सारे हैं। यूजेस बहुत सारे हैं, एक ही कमोडिटी के बहुत सारे यूज हैं, आप क्या चूज करेंगे। तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, स्कैर्सिटी है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूजेस। फिर से वही बात है, तो समस्या ये है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स
एलोकेशन वुड नॉट अराइज इफ रिसोर्सेस डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यदि रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो समस्याएं नहीं होंगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और उसके यूजेस अनलिमिटेड हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ट्रक, डीजल, बस, ट्रेन, मतलब कई जगह यूज होता है। पेट्रोल के बहुत सारे यूजेस हैं। अल्टरनेटिव चॉइस है, दूध है उसका अल्टरनेटिव चॉइस है, इंसान है उसका अल्टरनेटिव चॉइस है। भाई कोई मैनेजर है, कोई चपरासी है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई वकील है, मतलब इस तरीके से अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं सभी के। इसलिए समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अदरवाइज हो सकता है कि ना होते। तो मेन द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आपसे कोई ये पूछे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, तो आपको चॉइस की समस्या बतानी है, अल्टरनेटिव यूजेस की समस्या बतानी है, स्कैर्सिटी की समस्या बतानी है। Even in rich countries like USA, resources are scarce, having alternative uses and wants are unlimited. Therefore, they also face central problem. हर देश, हर दुनिया का हर देश इसको इस समस्या से ग्रसित है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। तीन समस्याएं हैं मेन। पहली क्या बनाएं, दूसरी कैसे बनाएं और तीसरी किसके लिए बनाएं। तो क्या बनाएं, what to produce में क्या है, the economy has to decide which good and services should be produced with given resources which are scarce and have alternative uses। इनका ये कहना है कि हमारे पास रिसोर्सेस फिक्स हैं, अब हम क्या बनाएं, क्या बनाएं जो हमारी गिवन टेक्निक है या कि स्कैर्स रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस से हम क्या मैन्युफैक्चर कर लें, क्योंकि चीजों के अल्टरनेटिव यूज हैं। जैसे दूध है, उससे कितना पनीर बना लें, कितना चक्का बना लें, कितना दही जमा दें, कितना दूध बांट दें, है ना, लाइक दिस, कितना मावा बना लें, कितना घी बना लें। विद फिक्स्ड रिसोर्सेस द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट goods and services selected. The problem is which combination should be produced, क्या combination produce किया जाए। whether to produce more of consumption goods, कंज्यूम करने के लिए, लोगों को यूज करने के लिए ज्यादा चीजें बनाए जैसे फूड, क्लॉथिंग एटसेट्रा, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए जैसे मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। क्या समस्या है, चॉइस की, कि जो हमारे पास गुड्स है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उससे हम कंजम्पशन गुड्स बनाएं, यानी लोग जिसको यूज करके जीवन यापन करें, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स बनाएं जैसे मशीन वगैरह हैं, ये चीजें बनाएं। उसके बाद दूसरी समस्या है वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेस इन एजुकेशन एंड हेल्थ आर इन बिल्डिंग मिलिट्री फोर्स सर्विसेज। पहली समस्या चॉइस, दूसरी समस्या एलोकेशन की, कि कितना रिसोर्स हम एजुकेशन पे लगा दें ताकि लोग शिक्षित हों, या हेल्थ पे लगा दें, लोगों को बीमारियां ना हो, या फिर उनकी सिक्योरिटी में लगा दें कि भैया देश भी सुरक्षित होना चाहिए, लोग भी जान है जहान है तो काम चलेगा, नहीं तो इतने सोचने की जरूरत नहीं है आदमी। The central problem arises because resources are scarce and have alternative uses। ठीक है, एक एग्जांपल है, सपोज विथ फुल एंड डिफरेंट uses of fixed resources and given technology only two goods are produced in an economy। एक एग्जांपल लिया इन्होंने, यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप सिंपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी को ऐसा समझो कि गिवन रिसोर्सेस में हम जो दो बेस्ट कॉम्बिनेशन गुड्स के प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो दो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, वो दो बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाते हैं पीपीसी कर्व। यानी ये जो चार्ट है कि कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ जी है, इतने 5-6 कॉम्बिनेशन है गुड्स एक्स और वाई, मतलब ए कॉम्बिनेशन में गुड्स 0, वाई 15, बी कॉम्बिनेशन में 1 और 14, डी कॉम्बिनेशन में 3 और 9, ई कॉम्बिनेशन में 4 और 5, एफ कॉम्बिनेशन में 5 और 0। ये लेकर के हम कॉम्बिनेशन में गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विथ फुल
एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फिक्स्ड रिसोर्सेज। इम्पोर्टेंट ये है बेटा कि आप क्या बनाओ, ये जो टिप है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट एरिया, दिस मस्ट बी नोटेड, कि हमें वो चीज बनानी है जिसमें हमारे रिसोर्सेस का फुल यूज हो, इफिशिएंट यूज हो गिवन टेक्नोलॉजी में। हम टेक्नोलॉजी चेंज ना करें तो भी हमारे गुड्स का फुल यूटिलाइजेशन हो, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। अब फुल यूटिलाइजेशन, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, हमें ये समझना है। तो फुल यूटिलाइजेशन का मतलब ये है बेटा, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब है कि काम समय पर हो और कम कॉस्ट में ज्यादा काम हो, ये पीपीसी बताता है। हालांकि पीपीसी हमारे सिलेबस में नहीं है इस सेशन में, ठीक है, लेकिन हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस ये है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको चॉइस की समस्या है थी, कंज्यूमर गुड्स या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स, और दूसरा पॉइंट था एजुकेशन, हेल्थ या फिर मिलिट्री सर्विसेज, किसके लिए ज्यादा पैसा खर्चा किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस यानी क्या टेक्निक्स हैं, तो भैया टेक्निक्स प्रोडक्शन की दो हैं, एक है लेबर इंटेंसिव और एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर यानी मजदूरों से बनवाया जाए, कैपिटल यानी कि मशीनों से बनवाया जाए। अब समस्या क्या है, लेबर में उतना फिनिशिंग टच नहीं होता, उसके बाद समय ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। मशीन में फिनिशिंग होती है और टाइम पर काम कंप्लीट होता है, लेकिन खर्चा ज्यादा लगता है मशीनें खरीदने में। या कई बार मेजरमेंट फिक्स हो जाता है, मेजरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है मशीनों के केस में। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक लें, लेबर वाली या कैपिटल वाली, मजदूरों वाली या मशीन वाली। क्यों, द टेक्निक विच यूजेस मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज लेबर इंटेंसिव, द टेक्निक विच यूजेस मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज कैपिटल इंटेंसिव। चॉइस की प्रॉब्लम कि कौन सी मेथड यूज करें, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तीन समस्याओं में से तीसरी, किसके लिए बनाएं भैया। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस मीन्स दैट हाउ शुड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपुल, हु गेट्स हाउ मच, किसको कितना मिलना चाहिए, हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, सिंस इनकम गिव्स पीपल द परचेजिंग पावर। भाई अमीर गरीब किसके लिए बनाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से आपकी तीन समस्याएं हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, मिलिट्री, एजुकेशन या हेल्थ, किस पर खर्चा करें। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर का यूज करें या मशीनों का इस्तेमाल करें। होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, किसके लिए बनाया जाए, बुड्ढों, अमीरों, बूढ़ों, बुजुर्गों, बच्चों, किस जवानों, नौजवानों, नौजवानियों, किसके लिए बनाया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। कंक्लूजन, व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ गुड्स फॉर प्रोडक्शन। व्हाट टू प्रोड्यूस में चॉइस है कि क्या गुड्स बनाया जाए, फॉर एग्जांपल चॉइस बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, बता दिया। हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक है, वहां भी चॉइस की समस्या है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। हु फॉर हुम में है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि कौन सा रिसोर्स किस लेवल पर एलोकेट किया जाए, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम दो ही है। की टर्म्स, इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है, हाँ पहला ही चैप्टर है कंटिन्यूटी में, ये चैप्टर पहला ही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है बच्चों की, एक को पाने के लिए आपने जो दूसरा, एक गाना है ना, एक बार हाँ कर दे तो पहली वाली छोड़ देंगे, जो आप नई वाली पाने के लिए पहली वाली छोड़ेंगे, तो जिसको आपने छोड़ दिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसके लिए, जिसको आपने पकड़ लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है, एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इन अवेलिंग द बेस्ट। आपने बेस्ट को पाने के लिए बेस्ट के बाद जो बेस्ट अल्टरनेट था, जो त्याग कर दिया आपने, वो क्या कहलाता है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इंदौर में जॉब मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, बॉम्बे में मिल रही है, मुंबई में। 3 आपको जॉब से मिल रही हैं, मुंबई 3 जगह जॉब मिल रही है। यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है 5 लाख साल भर में, यहाँ पर मिल रही है 8 लाख 1 साल में, यहाँ पर मिल रही है आपको 7 लाख रुपए 1 साल में पर एनम। अब आपने क्या चूज किया? आपने मान लीजिए कि इंदौर वाली जॉब चूज कर ली, क्योंकि आप ये कह रहे हैं आप अच्छे बच्चे हैं, माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, भाई मम्मी पापा यहाँ है मेरे, यहाँ मेरा मकान है, दुकान है, सब कुछ यही, मैं तो यहीं रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो 5 लाख वाली नौकरी सेलेक्ट करता हूँ। तो आपका सिलेक्शन क्या है? आपका सिलेक्शन क्या है? इंदौर। ठीक है। अब आपके पास यदि आप इंदौर चूज नहीं करते तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था आपके पास? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था आपके पास? दिल्ली। यानी दिल्ली आपके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसके लिए? इंदौर के लिए। मतलब आपने जो सेलेक्ट किया है उस सिलेक्शन के बाद उस सिलेक्शन को साइड में कर दो। अब जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपके सिलेक्शन के लिए। यानी इंदौर जो आपने सेलेक्ट की है लोकेशन, इंदौर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दिल्ली। ठीक है, समझ गए क्या? तो नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेट है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉर योर सिलेक्शन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेट है वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। किसके लिए? जो आपने सेलेक्ट किया है, आपके सिलेक्शन के लिए के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज एन इंडिविजुअल इज ऑफर्ड 3 जॉब्स ऑफ रुपीज 1,10,000, 8,600 per month. He will avail 10,000 a job. In availing the best, he foregoes the next best 8,000. 10,000 का आपने सिलेक्शन कर लिया, 8,000 को छोड़ दिया। यदि 10,000 नहीं सेलेक्ट करते तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट क्या था? 8,000 का। और 8,000 क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर देना। बस आप गाना याद रखो कि एक बार जो तू हाँ कर दे तो पहली वाली छोड़ देंगे। तो आपने जो पाने के लिए पहली वाली को छोड़ा है तो पहली वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दूसरी जो आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए। सर एग्जाम में लिख दे नालायक को, मजाक है, समझने के लिए लिखना तो ये है जो यहाँ लिखा हुआ है, बड़े नालायक हो। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने या एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से जो दोनों यूनिट्स का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स of a good sacrificed to produce additional unit of another goods. goods y को produce, goods y को sacrify किया हमने goods x produce करने के लिए, तो जितनी यूनिट sacrify हुई हैं वो क्या कहलाता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर था, ये एग्जांपल है बेटा। गुड्स y आप प्रोड्यूस कर रहे हो 15, x है 0, फिर आपने सेकंड कॉम्बिनेशन में x को 1 बनाया और y को 14, यानी यहां पर जो आप ये आप यहां से यहां जब आए तो आपने 1 यूनिट का लॉस है। ये क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गुड x की 1 यूनिट के लिए। लेकिन जब आप गुड x की 2 यूनिट बनाने गए तो आपने गुड y की
2 यूनिट के साथ फिर से सेक्रीफाई कर दिया, यही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ऊपर और यहाँ पर 2 है। नीचे आओगे तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ आओगे तो 4 का और यहाँ आओगे तो 5 का। ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। ठीक है बच्चों, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। तो आप इनका ध्यान रखें। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला है। इसको एमआरटी भी बोला जाता है। एमआरटी का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ वाई, यानी दोनों का जो डिफरेंस है, ये यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है। वाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलरेडी बता दिया कि पीपीसी क्या है, 2 बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो प्रोड्यूस हो सकते हैं गुड्स गिवन रिसोर्सेस में, वो क्या कहलाता है, पीपीसी। हालांकि पीपीसी हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, चलिए आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई इशू हो, डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, समाप्ति की घोषणा करें बच्चों। आपको जहां भी मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको नोट्स, वीडियोस, टेस्ट पेपर सब कुछ मिल जाएंगे। आप उसमें चैट बॉक्स है, आप डायरेक्ट मुझे चैट करके अपने इशूज़ पूछ सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरी कोचिंग में आकर, तो आपको फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी चैप्टर 2 का बनाएंगे, जो वेटेज 13 मार्क्स का रखता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों। अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।